अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी, मुआशी ऐं दहशतगर्दी वारी सूरत हाल ते। इन ॻाल्हि में को शक न आहे त जेतिरो मुल्क में सियासी बहरान आहे, मुआशी सूरत हाल ख़तरनाक आहे, त ओतिरो ई मुल्क खे दहशतगर्दी पंहिंजे चंबे में वकोड़े छॾियो आहे। इन हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कंदासीं, ताज़ा जेके वाक़िया थिया आहिनि, जेके रिपोर्ट थिया आहिनि, उहे त मुसलसल इन तरह जा वाक़िया थींदा रहिया, पर के वाक़िया रिपोर्ट थिया, के वाक़िया रिपोर्ट थियण खां रहिजी विया। पर रिसेंटली जेका सूरत हाल आहे उहा इहा आहे त इस्लामाबाद में टीटीपी तरफ़ां ख़ुदकुश हमलो कयो वियो, बन्नू जी सूरत हाल में सीटीडी सेंटर ते हमलो कयो वियो, ऐं बलूचिस्तान में कोयटा समेत 6 शहरनि में दहशतगर्दी जी सूरत हाल, जंहिंमें पाक फ़ौज जा अहलकार पिणु शहीद थिया, केतिरा ई अहलकार ज़ख़्मी पिणु थिया। हिकु तरफ़ हुकूमत पंहिंजी सियासी मुआशी सूरत हाल खे ठीकु करण में नाकाम वेंदे नज़र अचे थी, त ॿिए तरफ़ दहशतगर्द पंहिंजो जेको क़िलो आहे उहो केपीके खां पोइ बलूचिस्तान में मज़बूत कंदे नज़र अचनि था। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं पीटीआई में सदर आरिफ अलवी हिन वक़्तु उहो वाहिद जेको आहे सो लीडर नज़र अचे थो जेको चाहे थो शायदि त मामला हुकूमत ऐं अपोज़िशन जे विच में चाकड़ी जी सूरत हाल या डायलॉग जी सूरत में हल थी वञे। इन हवाले सां हुकूमत ऐं अपोज़िशन विच जो को रस्तो कढनि, इहो चवणु आहे सदर आरिफ अलवी जो, त हुकूमत ऐं अपोज़िशन विच जो को रस्तो कढनि। सदर आरिफ अलवी जो इहो बि चवणु हो त ऑडियोज़ ऐं वीडियोज़ लीक जे हवाले सां इहा जेका रांदि आहे, इन हवाले सां नए आर्मी चीफ सां पिणु ॻाल्हि थी आहे। अप्रैल या मई में चूंडूं थी सघनि थियूं। मुख़्तलिफ़ अॻूणे सदर ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, पर असां इन्हनि कुझु ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हि कंदासीं। अॻूणे सदर इहा बि ॻाल्हि कई आहे त बाजवा इमरान ख़ान जी सेनेट ऐं आम चूंडुनि में पिणु मदद कई। अॻूणे सदर आरिफ अलवी जो चवणु हो त माज़ी जी तलख़िन खे विसारे अॻियां तरफ़ वधणु घुरिजे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि असांखे अॼोके प्रोग्राम में जॉइन कयो, तारुफ़ कराईंदी हलां। नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु आहिनि। वेलकम कहती हूँ आपको सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीटीआई जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ मेंबर्स इन असेंबली सीनियर सियासी अगवान फिरदौस साहब असां के ज्वाइन कया। फिरदौस साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फिरदौस साहब, शुरुआत करूंगी प्रोग्राम की आज आपसे। क्या कहेंगे, बज़ाहिर जो सदर आरिफ अलवी की स्टेटमेंट्स हैं या उनकी जो मुसलसल मुलाकातें हैं, बैकडोर जो उनकी मुलाकातें हैं, जो डायलॉग का सिलसिला है, सदर आरिफ अलवी चाहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के माबेन जो मामलात हैं वो कहीं सेटल हो जाएं। उनका कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन बीच का कोई रास्ता निकाले। क्या कहेंगे आप? देखिए, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का ख्वाहिश है कि इस मुल्क में माशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम आए और गैर यकीनी सूरत हाल से निकल जाए। ये बड़ी तेज चल रही है और जो कुछ हुआ है उसमें मैं तो बड़े मस्बत पहलू देखता हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब पता नहीं किस तरह देखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर ये चीज बड़े वाजे कर दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ताकतवर इंसान माजी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और वजीर आजम पाकिस्तान नहीं था। अब जब चीज वादे कर दी गई है तो हमें एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है और इसीलिए जरूरी है कि जो जमातें अपने आप को सियासी कहती हैं वो बैठे और एक नई बिगिनिंग की बात करें। इसलिए कि ये बड़ी वाज़ेह है कि जिस इलेक्शन को सिद्दीकुल फारूक साहब की जमात सिलेक्शन कहती थी, उसी इलेक्शन के जरिए शहबाज शरीफ भी आए हुए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए हुए हैं, आसिफ अली जरदारी भी आए हुए हैं, राजा परवेज अशरफ भी आए हुए हैं, यानी ये सब भी सिलेक्टेड थे। और ख्वाजा सिमते तो माना है कि वो हार गए थे तो उन्हीं ने फोन किया बाजवा को और बाजवा ने फिर रिजल्ट तब्दील कराया। ये तो उन्हीं ने टीवी के प्रोग्राम में मैंने कानों से खुद सुना है, आंखों से देखा। तो अब अगर इसी किस्म की मुदाखलत से ये इलेक्शन हुए थे तो वो सारे इलेक्शन गलत थे। इससे कि ये जमहूरियत नहीं कहलाती, चाहे वो मेरे फेवर में गई हो चाहे इनके फेवर में जाए, इससे क्या होता है। इसको जमहूरियत नहीं कहते, इसको जमहूरियत के साथ मजाक कहते हैं और मैं अंग्रेजी में उसको डेमोक्रेसी नहीं कहता, डेमोक्रेसी कहता हूं। अब हमें डेमोक्रेसी से छुटकारा हासिल करना और डेमोक्रेसी की तरफ जाना है। ठीक। जो पंजाब में हो रहा है वो इस डेमोक्रेसी का एक और बड़ा शानदार मुजाहिरा है।
گورنر صاحب نے کہا کہ اجلاس بلاؤ اور پرویز الہی صاحب سے کہا تم ووٹ آف کانفیڈنس لو. اسپیکر نے کہا گورنر کا آرڈر صحیح نہیں. سزا کس کو دے رہے ہیں گورنر صاحب؟ چیف منسٹر کو کہ تم چیف منسٹر نہیں. بھائی اجلاس ہوتا وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیتا تو پھر تم کہتے نا پہلے تو اسپیکر کو ڈیل کرو. کیا ہوا؟ اگلے دن فارغ ہو گئے. گورنر صاحب کو کیسے پتا چلا؟ شاید انہیں نے آرٹیکل نہیں پڑھا تھا 130 کا 7. He has to be confident. ان کو وہ تو نظر آیا کہ پرویز الہی نے اسٹیٹمنٹ دیا باجوہ کی فیور میں. ان کو وہ نظر نہیں آیا کہ مونس الہی ان کا بیٹا، ان کا جانشین 4 دفعہ اس کے بعد عمران خان سے ملنے گیا. انہوں نے اس کی بنیاد پہ کہہ دیا کہ جی اس آپ کی دونوں جماعتوں میں اختلاف ہے. کمال ہے نا. اگر ہم نے جو ہی جمہوریت چلانی ہے بھائی، جس طرح ڈسولوشن حق ہے، الیکشن صحیح ہے، الیکشن ہونے دو. یہ آپ کی مرضی ہے آپ کب کریں. مجھے پتا ہے آپ لوگ نہیں ڈیزالو کریں گے اپنی نیشنل اسمبلی میں. صدر عارف علوی صاحب سے بھی کہہ چکا ہوں، باقی کیونکہ بڑا مشکل کام لیا ہوا ہے، اس سے کہ ان کو ہار سامنے نظر آ رہی ہے. ہر الیکشن ہارنے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ اگلے سال ستمبر میں بھی الیکشن کرا دیں. ان کے بعد چلے تو یہ 1 سال ایکسٹینشن بھی لیں گے. یہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کو آپ کی جگہ صدر بھی بنائیں گے ستمبر سے آگے لے جا کے. اس سے کہ یہ جمہوریت میں نہیں، ان کو تو اپنی کھالیں بچانی ہے. اس سے کہ جو نظر آ رہا ہے ماضی میں جو کچھ یہ کرتے آئے ہیں وہ بھی یہی ہے. ٹھیک، فردوس صاحب آپ کا موقف آ گیا. صدیق الفار صاحب، فردوس صاحب نے جو گفتگو کی، جی صدیق الفار صاحب، فردوس صاحب نے جو گفتگو کی کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بگننگ کے حوالے سے فردوس صاحب کا بڑا کلیئر موقف تھا کہ ملک کی سیاسی معاشی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے بگننگ کی طرف جانا چاہیے، لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ بیک ڈور ڈائیلاگز بھی ہو رہے ہیں، صدر عارف علوی کی مختلف وقتوں پہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، ان کی کوششیں بھی جاری ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے کہا بھی گیا ہے اپوزیشن کو کہ آپ اپنے اسمبلی کے فلور پہ دوبارہ واپس آئیں اور یہیں سے شروعات کریں. رکاوٹ کہاں پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبین بیٹا، میں نے ساری باتیں سنی فردوس شمیم نقوی صاحب کی، بھائی ہیں میرے، اور عارف علوی صاحب کا انٹرویو سنا پڑھا. انہوں نے وہاں سے جو بنیادی بات ہے، باقی تو یہ بہت آگے نکل گئے ہیں نا. بنیادی بات یہ ہے کہ سابق آرمی چیف نے قومی اسمبلی کے انتخابات میں اور سینٹ کے انتخابات میں عمران خان کی مدد کی. اب مدد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی سیٹیں جو ہیں چرائی گئیں، اور باقی جماعتوں کی بھی، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور سینٹ میں بھی سیٹیں چرا کر ووٹ ڈال دی گئیں عمران خان کے کھاتے میں. یہ مدد ہے. جب فردوس شمیم نقوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ چلے کم از کم باجوہ صاحب تک، ابھی تو بات بعد میں ہوگی، آرمی چیف پاکستان کا طاقتور ترین آدمی ہوتا تھا، تو ان صاحب نے ان کے اپنی پارٹی کے عہدیدار رہے جو، اور اس وقت صدر ہیں اور مسلح افواج کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور قومی وحدت کے جو ہیں وہ سمبل ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ یہ عمران خان کی مدد کی گئی. اب عمران خان کی وزارت عظمیٰ جعلی، یہ تو سلیکٹڈ کہتے ہیں، ان کا پنجاب میں اقتدار جعلی، ان کا کے پی کے میں اقتدار جعلی، ہماری سیٹیں انہیں دے گئیں. اگر ان میں کوئی تھوڑا سا بھی جمہوریت کے لیے حقیقت پسندی اور عدل و انصاف تحریک انصاف، اگر ان میں انصاف کی رمق بھی ہو تو وہ فوراً سیاست سے دستبردار ہو جائیں کہ میں تو چوری کے مینڈیٹ پر میں وزیر اعظم بنا رہا 4.25 سال، اور یہ تو میں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے. اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا چور، اس سے بڑی ڈکیتی کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ عوام کا مینڈیٹ چرائیں اور پھر آپ بڑے جناب علی تگڑے ہو کے گئے میں وزیر اعظم، اور پھر یہ کہیں کہ مجھے آپ نیوٹرل ہونا چھوڑ دیں اور میری مدد کریں، اور پھر کہیں آپ
वही दोबारा करें। वाह। तो हुजूर, हम जो इस असेंबली में बैठे हैं, दर हकीकत हमारा तो हिस्सा चुराया गया है। पहली बात सुन लें आराम से, वाह। मैं आपकी बात में नहीं बोला। तो कुछ भी नहीं हमारा कह रहा, मैं मैंडेट तो चुराया गया है। आपके सोचने के तरीके आप- की तारीफ कर रहा हूँ, वाह वाह करके। मैंने आपकी सारी बात सुनी है ना, भाई भी कहा है, आप सर जरा मैं सब्र वाह करें। वाह कर रहा हूँ ना, हमारा वाह कर रहा हूँ। मैंडेट चुराया है तो चोरों, ये अपना इनकी फरदौस शमीम नकवी साहब की बात नहीं करता, सबसे बड़ा नहीं चोर और जनाब, सब सॉरी, डाकू, नो, सब आप मेरी बात कर रहे हैं जब आप मेरी जमात की बात है। कर रहे हैं। तो ये मैंडेट चुरा के और चोरी में किरदार बाजवा साहब का है, ये बात तो अब ढकी छुपी नहीं रही भाई। अब आ जाइए इस बात पर जो उन्होंने दो बातें और कही। बिल्कुल सबको बैठना चाहिए और एक नया मुआहिदा होना चाहिए, और उस मुआहिदे का मतलब यही है नया चार्टर हो जाए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जाए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का चार्टर हो जाए, जो भी हो, सब बैठें और तौबा करें और ईमानदारी से कहें कि आइंदा न किसी को मुदाखलत की दावत देंगे, न खुद मुदाखलत करेंगे, न जमहूरियत के खिलाफ साजिश करेंगे, न आइन से मावरा कोई बात हम करेंगे, न किसी को दावत देंगे कि ये काम आइन से मावरा करो। ये बेहतरीन मामला होगा। सब बैठें, इसमें फिरदौस शमीम नकवी साहब की अगर इनका लीडर सुनता है उससे मनवाएं। अपना आरिफ अलवी साहब की बात तो नहीं सुनी गई। आरिफ अलवी साहब अगर कुछ कर सकते हैं तो करें, लेकिन मैं उन्हें इस लिहाज से खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने सच बोला, सच रिकॉर्ड पर रख दिया, सच कौम के सामने रख दिया, बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने सच रख दिया। इस पे मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। फिरदौस साहब, अब जो हालात हैं, आप नहीं समझते कि आरिफ अलवी साहब ने भी यही बात की है कि नई शुरुआत के लिए पुराने माजी को भूलना होगा? देखिए, पहली चीज तो ये है, अगर किसी मफरूदे पे बात करके और आगे बात बढ़ाने की बात की जाए, उसको ये एतराफ लेते हैं। ये इनकी, मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ भी, अब ये उम्र में भी शायद मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं कुछ यहीं रुक जाता हूँ, लेकिन दरअसल इनमें हिम्मत नहीं है। इमरान खान ने कैसे इलेक्शन चोरी करा दिया? वो इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ था। चोरी किसने की? बाजवा ने। क्या बाजवा चोर? चोरी कहने की हिम्मत? क्या के फौजियों ने किया था, जर्नलों ने करवाया था, या इनकी टांगे कांपेंगी? इमरान खान ने कैसे किया? तरीका कार बता दो। जाते इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, ये जैसे हमने तो माजी में कोई इलेक्शन जीते नहीं, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं भाई? आप तरीका कार बताए ना कि किस तरह चोरी किया है, और आप ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं गए थे? क्या आपको कानून नहीं आता? आपके कानून में ना जाने में ट्रिब्यूनल में सबसे बड़ा इतराफ ये था कि आपको अपने हलकों का डर था कि आप और बुरी तरीके से हारते, वरना आपने एक इलेक्शन नहीं चैलेंज किया ट्रिब्यूनल में। एक इलेक्शन में ये ट्रिब्यूनल में नहीं गए, सिर्फ यही कहते रहे कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है। क्यों एक भी पे चैलेंज नहीं किया? और अगर भाई ऐसा मसला है तो इमरान खान क्या रहे हैं भाई? हमें पिछला वाला हमने चोरी किया था, करा लो, आ जाओ फिर मैदान में। अभी तो इलेक्शन कमिश्नर आपका, अभी इतने हुकूमत आपकी, इतने इलेक्शन आपने कराए, सब में आप हारे। अब ये किसने किए? ये भी बाजवा ने चोरी करके हमें दिए थे। पंजाब में कितने हारे बेटा, कितने हारे जितने इलेक्शन हुए? और वो भी किन सीटों पे? जिन सीटों में पीटीआई नहीं जीती थी, इंडिपेंडेंट जीते थे। पीटीआई की सीटें नहीं थी, इंडिपेंडेंट की सीटें थे। वो इंडिपेंडेंट आपकी जमात से लड़े, पीटीआई से नहीं लड़े जो जीते थे। और उनको क्या हुई? इन्हें शिकस्त फाश हुई। अब क्या कहोगे? वहां क्या जवाब है? वहां कोई जवाब नहीं है। तो पॉपुलैरिटी की बात नहीं करें। और जहां तक सबीन आप जो कह रही हैं, उसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर किसी को मुल्क से मोहब्बत है तो उसका वाहिद हल फौरी इंतखाब है। जो लोग इस इंतखाब के खिलाफ हैं वो इस मुल्क के खिलाफ है। इन्हीं ने आके अभी तक 7 माह में कौन सा कारनामा अंजाम दिया है? मैं चैलेंज से कहता हूं कि एक बता दे, सिवाय इसके कि इन्हीं ने अपने हक के फैसले नैब में करवा के अपने आप को नैब के कवानीन से छुटकारा हासिल किया। इन्हीं ने अपने वो लोग जो मफरूर थे, जो मुल्क में कदम रखते हुए उनकी कांपे टांगती थी,
وہ آج دندناتے ہوئے سرکاری جہازوں پہ بیٹھ کے جو ہیں ملک واپس آئے ہیں. انہیں کیا کیا ہے؟ اگر یہ ہمت والے لوگ ہوتے کہتے کہ یہ جتنی ہم نے ترمیمیں لائے نیب کے قوانین میں وہ ہم پہ نہیں اپلائی ہوں گی، ہمارے بعد والے آج کے دور کے بعد ہوگے. انہیں تو پہلے سے پچھلے کیسز سے پہ لگاتے ہوئے چل رہے ہیں. یہ کوئی قانون سازی ہے؟ یہ بدتمیزی ہے قانون کے ساتھ. یہ صرف اپنا فائدہ اٹھانا کہلاتا ہے. اسی لیے تو ہے کہ آج جب ہم عوام میں نکلے ہوئے، عوام ہمارا بھرپور ساتھ دے رہی ہے. اگر نہیں دے رہی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس اتنی خراب تھی، ہم نے سب کچھ بیڑا غرق کر دیا، ساری چیزیں کی، تو بھائی انتخاب سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ آؤ انتخاب کے میدان میں. اس لیے جہاں تم انتخاب کا نام لیتے ہو، تم اسلام آباد کے الیکشن سے بھاگ گئے، تم کراچی میں بلدیاتی نظام کے الیکشن سے بھاگ گئے، تم جہاں الیکشن کرائے وہاں تمہیں شکست فاش ہو گئی. اب ہم اس سے زیادہ اور کیا ثبوت دیں گے؟ اس سے زیادہ ہمارے پاس دینے کو نہیں ہے. اب اس کے بعد ہم نے خون خرابہ اور اس سب سے بچنے کے لیے جو ہے بڑی کوششیں کی ہیں. ہم نے اسمبلی کا الیکشن کال کرنے کے لیے اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے سوائے کہ ڈیسولوشن کر کے سامنے لے آئیں، اور آپ اس کو پہ بھی نہیں راضی. صدیق الفاروق صاحب کیا فرمائیے گا، کیا کہیں گے آپ؟ میں جواب عرض کرتا ہوں جناب. جی. اور میں نہیں بولتا، وہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بول دا. جناب میں نہیں بول رہا، ان کے صدر مملکت بول رہے، یہ مقدمات کی بات کر رہے ہیں. صدر عارف علوی نے کہا نیب کے معاملات میں بہت زیادہ مداخلت تھی، کسی کو بھی صرف الزام کی بنیاد پر جیل میں ڈالنا بہت آسان تھا. یہ عارف علوی صاحب صدر پاکستان جو اس وقت ان کی پارٹی کے سینئر نائب صدر تھے، یہ ان کا فرمان ہے. یعنی نیب میں مداخلت کر کے جھوٹے مقدمے، جس طرح رانا ثناءاللہ پر 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی، جس طرح احسن اقبال پر جھوٹا مقدمہ بنا کے جیل میں ڈالا گیا، جس طرح سے خورشید شاہ پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے، جس طرح سے موجودہ وزیر دفاع پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، اور سب مقدمے، یہ جھوٹے مقدمے، نیب میں مداخلت تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عارف علوی صاحب نے کہا ہے، اور پرانی بات نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے. یہ کل کی بات ہے، 25 دسمبر کی بات ہے، 25 دسمبر 2022 کی بات ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی. میں چاہتا ہوں کہ فردوس شمیم نقوی صاحب حقائق پر نظر ڈالیں، اور جس طرح کبھی کبھی سچی بات کرتے ہیں، ذرا یہ بھی تو کہیں نا کہ جھوٹے مقدمات کی کیا حیثیت ہے. جھوٹے مقدمات ایک ایک کر کے آپ نے برطانیہ میں بنائے، آپ فارغ ہو گئے، جرمانے دینے پڑے، معافیاں مانگی. یہاں آپ کے مقدمات غائب ہوئے. جو نیب کے قوانین ترمیم ہوئی وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، تمام سپریم کورٹ سمیت عدالتوں کی آبزرویشنز اور فیصلوں کی روشنی میں ہوئی. یہ آپ کے فروغ نسیم کی جو بیٹھ کے ساری باتیں کی، یہ ان کے مطابق ہوئی حضور. اس لیے آپ اقراری مجرم کے دفاع نہ کریں. آپ کا لیڈر اقراری مجرم ہے. آپ کے لیڈر نے باہر سے وہ 270 ارب روپے کس کے ٹیکسوں کے معاف کیے. فائنینشیل ٹائمز میں سٹوری چھپی، وہ 270 روپے عارف نقوی کے 270 ارب روپے، وہ کیا ہے؟ وہ 50 ارب روپے جو آئے اپنا وہ کیا نام ہے بحریہ ٹاؤن والے کے، وہ کہاں ہیں، کس کے ہیں؟ وہ 40 ارب روپے اپنا یہ جو کرونا کا فنڈ کرونا کے لیے باہر سے آیا، وہ 40 ارب روپے کی کرپشن کس کی ہے؟ عمران خان کی ہے. یار آپ نے خدا کو جواب نہیں دینا. میں جو باتیں کر رہا ہوں ایک بات بھی میں نے غلط کہی ہو، ٹھیک، ساری غلط کہی ہیں، میں مجھے ساری غلط کہی ہیں، ٹھیک. ایک نہیں ساری کی ہیں. میں بھی آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. چلیے آپ ہٹیے تو پھر میں بات کرتا ہوں. ٹھیک. فردوس صاحب میں اسی پہ ایک مزید سوال صدیق الفاروق صاحب سے کر لوں، پھر آپ کے جواب پہ میں وائنڈ اپ کروں گی. صدیق الفاروق صاحب، اس وقت جو ملک میں سیاسی معاشی صورتحال ہے، اس میں دہشت گردی کی صورت آپ نہیں سمجھتے کہ جمہوریت کے لیے یہ لمحہ فقریہ ہے؟
बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो दहशत गर्दी है, आपको याद होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में ऑपरेशन ज़रब अक़द ये ख़त्म हो गई थी। ये जो 4.25 साल मौसूफ बैठे रहे, मुज़ाकरात करते रहे, उनको सहूलतें देते रहे, सबसे पहले इसने सर उठाया KPK में, फिर बलूचिस्तान में, और वहां से अब एक वाकया इस्लामाबाद में भी हो गया। तो भाई आपने जो लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मसला है, उसमें सूबाई हुकूमत ने क्या किया, कितना दहशतगर्दों के खिलाफ काम किया। जब उन्होंने नोटिस देने शुरू किए, जब उन्होंने भत्ते के लिए पर्चियां भेजनी शुरू की, जब उन्होंने लोगों को अगवा करने शुरू किए, कोई 250 से लेके 200 तक हमले उन्होंने किए, कोई 150 से ज्यादा पुलिस वाला जो है वो KPK में शहीद हुआ। तो आपकी सूबाई हुकूमत ने और आपके दोस्त ने, इन्होंने कहा जनरल्स भाई मेरी तो किताबें लिखी हुई हैं, मैं थोड़ी देर में, अगर मुझे आपने 15 सेकंड दिए, मैं दोनों किताबों का आपके सामने रखूंगा, जो मैंने परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान लिखी, और उसका मुंह तोड़ दिया मैंने। उसने जो झूठ बोले, एक एक झूठ मैंने जो है वो बेनकाब कर दिया सबूत के साथ। किसी और ने हिम्मत की हो तो बताएं। जी फिरदौस साहब, यही सवाल दहशतगर्दी वाला भी आपसे और बाकी सवालों के जवाब। जी तो आपसे दहशतगर्दी का तो मैं जवाब देता हूँ। पनामा केस इमरान खान ने किया है, पनामा केस इमरान खान ने किया है, क्या पनामा केस किसी और ने किया है? पनामा के वाक़यात और वो पैसे जो हैं वो किधर हैं? आज भी उन्हीं घरों में जाके रहते हैं। अब आप खामोशी से सुनिए ना, कि बाप का बयान अलहदा, बेटे का बयान अलहदा, बेटी का बयान अलहदा। केस हमने कोई किया है? केस तो मंजरे आम पे आया है दुनिया भर के। अच्छा जी, हुदैबिया पेपर मिल्स हमारे जमाने का वाकया है। इसाक डार साहब जिस पे वादा माफ गवाह बने थे, वो हमारे जमाने का वाकया है। ये सच्चे इंसान है सिद्दीक अल फारूक साहब। ये जितने सरे महल का वाकया हमारे जमाने का वाकया है, NRO 1 वाला। ये जो टेक्ना केस है वो इमरान खान ने किया है। वो जो सबमरीन का केस चल रहा है जिसमें फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को सजा हो गई, वो हमने किया है। वो जो पेट फाड़ के पैसे निकाल रहे थे शहबाज शरीफ साहब, वो हमने कहा था जरदारी का पेट फाड़ो। क्या हम मौजूद थे हुकूमत में? क्या बात करते हैं। ये सारे केस जो आपके सैफुर रहमान साहब ने किए थे सरदारियों के खिलाफ, आप पीछे क्यों हट गए? आप तो सच्चे लोग हैं, आपको तो एक दफा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपने तो आज तक कोई झूठा केस किया ही नहीं है किसी पे, या मानो कि तुमने झूठे केस किए थे, वरना पीछे हटते नहीं। उनके साथ पार्टनर पाकिस्तान के चोरों के साथ तुमने हाथ मिलाया, 30 सेकंड से चोरों के साथ हाथ मिलाया। अब ये नहीं कहना कि तुमने परवेज इलाही से मिला लिया। भाई कॉलिंग द कैटल ब्लैक, वो तवा सफेद नहीं हो सकता। बात ये, आप अपनी वाली बात कीजिए। तो आपने जो कुछ कहा मैंने उसका जवाब दिया। अब सबीन जो बात कर रही है दहशतगर्दी, कमाल की बात है। दहशतगर्दी की वो बात कर रहा है मुझसे जिसने अपने मुल्क पे ड्रोन के हमले करवाए अपनी सरजमीन से, अपनी सरजमीन से ड्रोन के हमले करवा के अपनी आबादी को मरवाया। और कितनों को मरवाया? 40,000। और जिनको ये अपना बाप कहते थे जियाउल हक, उसने जो क्लैशनकोफ कल्चर अपने मुल्क के लिए अंदर लेके आया, वो कौन जिम्मेदार है? पूरा पाकिस्तान का माशरा तबाह किया नवाज शरीफ ने। अगर क्लैशनकोफ कल्चर नहीं आता तो इस मुल्क के अमन अमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहां से भागेंगे, किस जगह जाएंगे? 7 महीने से ये हुकूमत कर रहे हैं। जिस आखिरी महीना जो हमारा था उसके 6 महीने पहले दिखाते ना कि कितनी दहशतगर्दी हुई थी। क्या इस मुल्क में दहशतगर्दी से पाक हो गए? और जिम्मेदारी किसने ली हुई है? हम तो वो लोग हैं जिन्होंने फाटा को जम किया KP में। अगर वो फाटा को जम ना करते एडमिनिस्ट्रेटिवली तो बहुत सारे ऐसे इशू नजर नहीं आते। लेकिन उस इलाके की तरक्की और उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही था कि इसको आप सम करके साथ चलिए। इन्हीं ने आके बेड़ा गर्क किया है। ये स्वात में जितने वाकयात हो रहे हैं, ये इंसात्मा की क्रिएशन है। इससे कि इनको गवर्नेंस करनी नहीं आती। इससे कि जिम्मेदारी किसने ली हुई है? इंसर्जेंसी के खिलाफ जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान आर्मी। इट्स नॉट अ पुलिस इशू,
It's not a policing issue, it's an intelligence issue. इसमें इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा कसूर होता है। और इसके ऊपर बॉर्डर कंट्रोल वेस्टर्न बॉर्डर पे कौन कंट्रोल कर रहा है? भाई तारे लग गई, कैसे आए लोग? ठीक, कैसे आए रहे लोग? जो लोग जिम्मेदार हैं उनको पहले सवाल पूछो। ठीक। सियासत और सियासी अमल कुछ और है। हुकूमत ठीक। आप कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर आपका है, फौज की जिम्मेदारी है। इल्जाम आप इमरान खान पे दे रहे हैं जो हुकूमत में बैठा नहीं है। क्या म्यार है साहब का? अजीब म्यार है ना। अब ठीक। उंगली उठा के मुझे रोक रहे हैं। ठीक, सिद्दीक गफ्फार साहब, मेरा ख्याल है हम अभी भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन नहीं कर रहे। 30 सेकंड। पहली जी, बात तो जी। ये है, फाटा रिफॉर्म्स सरताज अजीज कमेटी की रिकमेंडेशन पर हमने नाफिज की और उसके लिए 40 अरब रुपए डेवलपमेंट के लिए रखे और हमने ये ऐलान कर दिया हुआ था। नंबर मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं सिद्दीक साहब एक मिनट चले 30 सेकंड सिद्दीक गफ्फार साहब के पूरे हो जाएं, फिर मैं 20 सेकंड आपको दे दूंगी, उसके बाद वाइंड अप। जी नहीं, मुझे ताकत पे आया हूँ, मुझे इजाजत दे दे आप इनसे। जी फिरदौस साहब, मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगी। सिद्दीक गफ्फार साहब की बात कंप्लीट हो जाए, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगी। मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूँ, मुझे एक जगह जाना है। बात का जवाब नहीं दिया। तीसरी बात, मैंने परवेज मुशर्रफ की मौजूदगी में ये 2006 में कारगिल मार्का या फंदा, ये मैंने लिखी कारगिल पे। ये उसकी पूरी किताब का देखो ऊपर लिखा है परवेज। इन दोनों किताबों का एक लफ्ज की तरदीद नहीं हुई और मैंने उसका सारा पोस्टमार्टम करके मैंने परवेज मुशर्रफ का तैया पांचा करके रख दिया। अगर इनकी किसी पार्टी के बंदे में जुर्रत थी तो बताएं इन्होंने क्या किया। ठीक, सिद्दीक गफ्फार साहब बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मजीद वक्त होता तो प्रोग्राम को कंटिन्यू करते। नाज़रीन, असांजी बदकिस्मती आहे त मुल्क में सियासत जे हवाले सां त ॻाल्हायूं था, पर मुल्क में हिन वक़्तु मुआशी जेका सूरत हाल आहे, दहशतगर्दी जी जेका सूरत हाल आहे, जंहिं सॼे मुल्क खे पंहिंजी लपेट में आणे छॾियो आहे, उन ते अञा बि सियासी पार्टियूं पंहिंजी ज़िम्मेदारी खे क़बूल करण जे लाइ तयार न आहिनि। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।